हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमपिता परमेश्वर भी पूर्ण है और उससे पैदा होने वाली यह प्रकृति भी पूर्ण है। और पूर्ण से जब पूर्ण को निकाल दिया जाता है तो पूर्ण ही शेष बच जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हम सभी उसी ईश्वर के अंश हैं। इसलिए मैं आप सबको उस ईश्वर का अंश मानते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। माई सेल्फ संतोष चौबे और मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ करंट अफेयर्स की यह सीरीज। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, चाहे आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हो, पीसीएस के दे रहे हो, एनडीए, सीटीएस, बैंक, एसएससी, रेलवेज, लेखपाल, जितने प्रकार की भी तमाम प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। और यदि उसमें समान अध्ययन को एक विषय के रूप में रखा गया है तो आई थिंक विदाउट करंट अफेयर्स, विदाउट गेटिंग मास्टरी ऑन द करंट अफेयर्स, यू आर नॉट गोइंग टू बी गेट थ्रू। जब तक आप इस पर आप जब तक मास्टरी प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आप अपनी सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स नॉट ए सब्जेक्ट विच कैन बी लर्न इन ए डे। एक करंट अफेयर्स अगर आप चाहोगे कि एक दिन में बैठ करके और मैगजीन पढ़कर आप उसको अच्छे से कर लोगे तो आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, बाकी बता गहराई से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे। दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होंगी जब उसको आप प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे आपकी उस पर मास्टरी हो जाएगी। आप लोग चूंकि खुद ही समझदार हो इसलिए मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा कहने का मतलब यह होगा कि आप सोचोगे कि मैं आपको इम्पोज कर रहा हूँ, आपके ऊपर लाद रहा हूँ। आपके ऊपर लाद नहीं रहा हूँ, लेकिन बच्चे अभी भी आप लोग हो, इसलिए यह मेरा दायित्व होता है कि आपको बताना कि आपको प्रतिदिन की क्लास जो है आपको करनी है और आपको इसका नोट्स भी बनाना है। बाकी बात मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ से क्वेश्चन मिलेंगे बट एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो को पॉज कर करके और आप वीडियो जो भी क्वेश्चन का आंसर हैं उसको वहाँ पे लिखिए और उससे देखिए एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न बनते हैं तो आप उन सारे प्रश्नों को खुद से लिख करके और उसका जो आंसर प्राप्त करिए। चलिए हम लोग आज की जो क्लास है इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। पहला यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण, जिसको हम लोग नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्राइब्यूनल और एनसीएलटी कहते हैं, ने किस कंपनी पर लगाए गए 1337 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा है। फिर से वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन। Fine imposed on a particular company by NCLAT has been continued। NCLAT ने किस कंपनी में लगाया गया सब जुर्माने को बरकरार रखा है। ए हो गया ट्विटर, बी हो गया गूगल, सी हो गया इंस्टाग्राम और डी हो गया इन्फोसिस। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए ये पूरी दुनिया है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, ये अर्थव्यवस्था का दुनिया है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन एंड कंपनी शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। बाजार में जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर उत्पादक के रूप में काम कर रहे हैं या उपभोक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, सबको बराबर का प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलना चाहिए। फॉर दैट पर्पसेस बाय 2002 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passed an act and the act is called as competition commission act। भारत की सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि जो भी यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, जो भी चाहे वो सर्विस दे रहे हों, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हों, चाहे वो कमोडिटी का उत्पादन करते हों, तो उनके लिए एक ही प्रकार का मार्केट होना चाहिए, एक ही प्रकार का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो 2002 में भारत की सरकार ने क्या किया, एक आयोग बनाया जिस आयोग का नाम है कंपटीशन कमीशन। 2003 में कंपटीशन कमीशन जो प्रभाव में आ गया एक के माध्यम से 2002
में एक्ट बना था, 2003 में जो है भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कर दी गई। दिस इज द रेगुलेटरी बॉडी, यह एक नियामक बॉडी है और यह देखती है कि मार्केट में कोई अनफेयर कंपटीशन न करे, कोई अपने डोमिनेंट पोजीशन का उपयोग करते हुए वो मार्केट को किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश न करे। तो आपको मैं बता दूं कि एक मामला आ गया आपका कंपटीशन कमीशन के सामने और यह मामला आया 2022 में, अक्टूबर 2022 में एक मामला ये आया कि कुछ कंज्यूमर्स ने गूगल के ऊपर यह आरोप लगा दिए। गूगल के ऊपर यह आरोप लगाया कि यह कंपनी जो अपने डोमिनेंट पोजीशन का प्रयोग करके गलत तरीके से मार्केट में जो एंड्रॉयड सिस्टम के जो मोबाइल फोन्स हैं उस पर वह गलत तरीके से जो है वो अपने प्रभाव को दिखा रही है। और गलत तरीका क्या था कि जैसे देखिए, जब गूगल के हम लोग कुछ ऐप्स आपकी बात करते हैं तो गूगल के जो ऐप आते हैं उसमें एक आपका आता है पूरा का पूरा, आप कह सकते हो कि पूरा उसका एक ऐप का एक स्टॉक आता है, ठीक है। और उसमें वो जब आप एक बार आपके सिस्टम पे वो इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आपके पास अनइंस्टॉल करने के उसके कोई भी विकल्प नहीं होते। निश्चित रूप से अगर कंज्यूमर को किसी भी ऐप को नहीं यूज करना है तो देन कंज्यूमर शुड बी गिवन राइट्स टू अनइंस्टॉल इट। तो कंज्यूमर को जो उपभोक्ता है उनको अधिकार मिलना चाहिए और इस प्रकार से इसको संज्ञान में लिया। आपको NCLAT ने जो संज्ञान में लिया, सॉरी कंपटीशन कमीशन है, और कंपटीशन कमीशन ने गूगल के ऊपर 1337.7 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज कर दिया। अब देखो, जो कंपटीशन कमीशन है या फिर आपको बात बताना चाहूंगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, इन दोनों के जो भी अपील होते हैं उस अपील के लिए वर्ष 2016 में NCLT एक्ट के माध्यम से एक संस्था की स्थापना की गई भारत में, जिस संस्था का नाम है आपका नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल। तो यह जो नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल है इसका मुख्य जो कार्यालय है वो दिल्ली में है और उसकी एक और बेंच है जो है आपका चेन्नई में। तो यह क्या करता है कि जो आपका कंपटीशन कमीशन हो गया या फिर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके जो मामले होते हैं उसकी अपील वहां पर की जाती है। तो इसकी अपील किया गूगल ने, लेकिन मैं बता दूं कि अभी NCLAT का अभी 28 मार्च को 2023 को एक फैसला गया और उसने कहा कि जो कंपटीशन कमीशन ने आपके ऊपर जो आरोप लगा जो आपके ऊपर आरोप लगाया वो आरोप सही है और जो फाइन लगाया है वो फाइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से एक यूरोप में भी मामला आया था गूगल के ऊपर और वहां पे गूगल ने यह आपका हर्जाना भरा, लेकिन वो यहाँ पे भरने में आनाकानी कर रही है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए परीक्षा के लिए 2-3 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न यह बना कि व्हेन कंपटीशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो गया 2003 में, आंसर हो गया 2003 में। और किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो कंपटीशन कमीशन एक्ट के माध्यम से किया गया जो 2002 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। दूसरा यहाँ पर आ गया कि जो कंपटीशन कमीशन है यह क्या करती है? तो प्रतिस्पर्धाओं को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बाजार में हो इसको यह सुनिश्चित करने का कार्य करती है। ये कंपटीशन कमीशन के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या किसी को पनिश किया जाता है किसी कंपनी को, तो उसकी अपील कहाँ होती है? तो उसकी अपील होती है NCLAT में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और उसकी एक और बेंच है जो आपके चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ गया। आप क्वेश्चन का आंसर जान ही गए कि भारत के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने किस कंपनी पर लगाए गए 1337 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1998 में एक बहुत बड़ी सर्च इंजन कंपनी आपके लॉरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एक कंपनी खोली थी। इस कंपनी को हम लोग गूगल के नाम से जानते हैं। यह जो कंपनी है यह दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी है और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो यूट्यूब है उसका स्वामित्व भी गूगल के पास ही है। तो आप समझ सकते हो कि इस कंपनी का जो है क्या रेपो है, क्या रेपुटेशन इस कंपनी का। तो यह जो कंपनी है गूगल कंपनी, तो गूगल बच्चा गूगल से परिचित है इसे, तो आपको बताना चाहता हूं कि यह जो यहाँ पर इसने कंपटीशन कमीशन के जो भी बाजार के रेगुलेशंस हैं उसको उसने वायलेट किया और उस वायलेशन कारण से उसके ऊपर 1337 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया। तो भारत की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण ने
किस कंपनी पर लगाए गए 1337 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, मतलब हो गया गूगल, मतलब हो गया गूगल। यहाँ पे बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए गूगल कब बनाया गया, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। 1998 में लॉरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इसको इस गूगल की स्थापना की। यह सर्च इंजन है, यूट्यूब का स्वामित्व भी इसी कंपनी के पास है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब देखो यहां पर अपना अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता को पुनः बरकरार कर दिया गया है? हु ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंटेरियन हैज बीन अगेन क्वालिफाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट? भारत की संसद की सदस्यता के लिए इनमें से किसे पुनः योग्य मान लिया गया है? ए है मोहम्मद असलम, बी है मोहम्मद फैजल, सी है मोहम्मद कासी और डी है मोहम्मद सैफ। तो आपको इन चार में से एक विकल्प को जो है वो सही करना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका टाइप करो, तब तक मैं देखो आपको बता देता हूं। देखो इस समय जैसे भारत में ऐसा लग रहा है कि जैसे सदस्यता खत्म करने, बहाल करने की जैसे एक प्रकार से मुहिम सी चली हुई हो, और इसी मुहिम में एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो लक्षद्वीप के सांसद हैं। मैं अभी उनका नाम नहीं बता रहा हूं, आप तब तक से आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करो, मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं। तो देखो क्या हुआ कि वर्ष आपके जनवरी 2023 में लक्षद्वीप के एक सांसद, उनके ऊपर जो नेशनल कांग्रेस के सांसद हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद हैं, तो उनके ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में वहां के जो लक्षद्वीप की जो कोर्ट है, कावरती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने उनको 10 साल का सजा सुना दी। और जैसा मैं बता चुका आपको कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का यह कहना है कि अगर किसी भी सांसद को या विधायक को या जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक कैद की सजा हो जाती है, तो वह व्यक्ति सजा काट के आने के बाद वह 6 वर्षों तक आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, और वह जिस पद पर भी होगा वह उस पद, उसका जो पद है वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। मतलब सांसद, विधायक या फिर पार्षद या फिर वो मंत्री के पद पर है तो वह तुरंत वहां से एट इंस्टेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन की कहाँ तक बात है, इसको मैं बता चुका हूँ कि 2013 में थॉमस लिली के मामले में, बनाम संघ के बाद मामले में, भारत के मामले में, यह जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ऑन एट इंस्टेंट जो है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, तो उनको जो है तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद क्या होगा कि चुनाव आयोग ने वहां पे जारी कर दिया अधिसूचना कि सीट चूंकि खाली हो गई तो अब वहां पे चुनाव किया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ये चले गए आपको हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, जो आपका लक्षद्वीप है उसका जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार जो है केरल हाई कोर्ट है, तो वो केरल हाई कोर्ट में चले गए। और जब केरल हाई कोर्ट में गए तो केरल हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को यहाँ पर उनके ऊपर जो उनको कन्विक्ट किया गया था, अपराधित किया गया था, दैट कन्विक्शन वाज एबॉलिश्ड, उनके अपराधी को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से उसने चुनाव आयोग से तुरंत कह दिया कि आप जो है चुनाव जो नया कराने वाले इसको रोक दीजिए। चुनाव आयोग ने तुरंत आनंद फानंद में इसको रोक दिया। और 30 जनवरी को चुनाव आयोग ने कहा कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन उनकी सदस्यता जो है बहाल नहीं की जा सकी थी। तो एक भारत की संसद की जो है इथिक्स कमेटी है, जो आपकी जो है इथिक्स का मतलब होता है आपका यहाँ पर नियम समिति एक प्रकार से, तो जो वहाँ पर नियम समिति है उस नियम समिति ने अभी या कल के में फैसला लिया कि चूंकि उनके ऊपर अब जो कन्विक्शन था, अपराध सिद्धि था, उसका मामला नहीं बन रहा, इसलिए उनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करके उनको या उनकी बहाली कर दी जाए, और इस प्रकार से वो लोकसभा के फिर से सांसद बन गए। तो मैं आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम बता दूं, उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद फैसल। तो निम्नलिखित में से किस सांसद की लोकसभा सदस्यता पुनः बरकरार कर दिया गया? तो बी हो जाएगा मोहम्मद फैसल। और मैं बता दूं कि आपकी परीक्षा के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि अभी जो है राहुल गांधी जो डिस्क्वालीफाई किए गए, तो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो है चूंकि मीडिया में बहुत ज्यादा छाया रहा, और जाहिर सी बात है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला किस व्यक्ति को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया था इस मामले में, तो आंसर जाएगा मोहम्मद असलम को, जो आपके सहारनपुर के आपके सांसद थे। और अभी किस व्यक्ति को किया गया? तो मोहम्मद फैसल को, किस व्यक्ति को किया गया था, फिर उनको जो है फिर से उनको बरकरार कर दिया गया उनका पद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोहम्मद फैसल। कि निम्नलिखित में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता को
पुनः बरकरार कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद फैसल। जनवरी 2023 में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उन पर अपराध सिद्धि हो गई थी। तो यह आपका आंसर, दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर होगा बी। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा में जमाकर्ताओं के सेबी से कितने पैसे केंद्र के द्वारा भुगतान की अनुमति प्राप्त हो गई है। हाउ मच मनी हैज बीन अप्रूव्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सेबी टू डिसबर्स टू द डिपॉजिटर्स ऑफ सहारा। सहारा में जिन लोगों ने पैसे अपने जमा कर रखे थे उन लोगों के पैसे को 5,000 करोड़ रुपए जो है वो भुगतान की अनुमति प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प है। ए है 5,000, कितना पैसा है तो 5,000 करोड़, बी है 15,000, सी है 20,000 और डी है 24,000 करोड़। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए 1978 में जो सुब्रत राय हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक छात्र थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोरखपुर में एक चिट फंड कंपनी जो सहारा कंपनी नाम से थी, उस कंपनी को उन्होंने अधिग्रहण किया और धीरे धीरे वो क्या है, उस कंपनी को आगे बढ़ाते चले गए। एक समय आया 2010 जब उनके बारे में ये खबर आई कि रेलवे में को छोड़ दिया जाए तो भारत में सबसे अधिक नौकरी देने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन 2012 के बाद में इनकी स्थिति जो है थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई और खराब होनी शुरू यह हो गई कि मीडिया में ये बात फैलने लग गई कि इन्होंने कुछ न कुछ मार्केट के जब जो वे पैसे लोगों से ले रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं इन्वेस्टर्स के, तो वो जो है कुछ मार्केट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद 2013 में एक ऐसा समय भी आया जब एक दिन में उनके साथ में लगभग 2 लाख लोगों ने भारत के नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान को गाया। दैट वाज अ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड बना। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त देखो कब नूर को बेनूर कर दे कोई जानता नहीं है, और ऐसा ही हुआ। सहारा के जो है वह दिन तारे जो है डूबने लग गए और सेबी ने क्या किया, जो 24,000 करोड़ रुपए लगभग जमाकर्ताओं के पास जमा थे, उनको यह इस आधार पर कि उन्होंने जिस प्रकार से मार्केट से पैसा उठाया है वो गलत है और उन्होंने पैसा जो है उनसे ले लिया और सेबी ने पैसा जमा करा लिया और उनसे कहा कि आप जो है वो 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ जितने भी लोग उनके पैसे लौटा दे। वो कुछ पैसे लौटाए लेकिन बाकी लौटा नहीं पाए। इसके कारण सुबह सहारा को जेल भी जाना पड़ा। तो मामला ये लंबा चल रहा था और जो डिपॉजिटर वहां पे थे वो बेचारे ठगे, 1.1 करोड़ डिपॉजिटर जो है वो ठगे महसूस कर रहे थे। उनकी जिंदगी की जो है जमा पूंजी जो है डूब गई थी एक तरीके से। लेकिन अभी केंद्र की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दिया था कि जो सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए हैं उनमें से 5,000 करोड़ रुपए हमें निकालने की अनुमति दी जाए सेबी से, जिससे हम उन लोगों को डिस्पर्स कर सकें, पेमेंट दे सकें जिन लोगों का पैसा जो है पर लगा हुआ था। और इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका कि सहारा में जमाकर्ताओं के सेबी में से कितने पैसे के द्वारा भुगतान की अनुमति प्राप्त हो गई है। तो ए आंसर हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं एक बात, तो मैं यहां पर एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सहारा में जमाकर्ताओं के सेबी में कितने पैसे केंद्र भुगतान की अनुमति प्राप्त हो गई तो यह 5,000 करोड़ आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पूछ लिया जाता कि सहारा के सेबी के पास कितने पैसे जमा हैं तो मैं बताना चाहता हूं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 92 में यह इसको लीगल स्टेटस मिल गया और सेबी जो है यह मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। इसके पास 24,000 करोड़ रुपए जो है वो सहारा ग्रुप के जमा है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया को निकाल करके सरकार जो क्या करेगी, जो डिपॉजिटर हैं उनके पैसे को जो है यहाँ पे लौटाने का कार्य करेगी। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। एक बात मैं बता दूं और कि सहारा कंपनी पूछा जाए कि कब स्थापित की गई थी तो 1978 में। देखो जब कभी भी कोई भी ऐसे जीएस में नहीं, आप जो भी आपके जनरल स्टडी में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जो न्यूज में होते हैं।
तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सहारा जो है सुब्रत राय के द्वारा 1978 में स्थापित की गई एक कंपनी है। और वह जो कंपनी है उस कंपनी के भी कुछ आपके रियल एस्टेट की भी कंपनी उसी के साथ थी, और एक कंपनी के साथ में कई आपके सब्सिडरी कंपनी होती है। उस रियल एस्टेट की कंपनी ने जो लोगों से पैसे जमा कराए, उन पैसों का को जो है जिस तरह से जमा कराया गया वो मार्केट के नियम के हिसाब से नहीं था, जिससे सेबी को अंदेशा हो गया कि पैसे जो है निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें घपला होने वाला है। और इस प्रकार से सेबी ने क्या किया, पैसे जमा करा लिए थे। और अभी सेबी ने कहा केंद्र की सरकार को कुछ में से 24,000 करोड़ जमा है, उसमें 5,000 करोड़ रुपये निकाल करके और जो डिपॉजिटर जमा करता है उनको पैसे जो है दे दिए जाए। चलिए आइए हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि GPT-4 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टू विच GPT-4 इज रिलेटेड? ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी अति तीव्र कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर, सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग और डी इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर जो है विकल्प बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखो GPT का मतलब क्या है? GPT का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग जीपी का मतलब हो गया जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। प्री ट्रेनिंग मतलब होता है कि पहले से प्रशिक्षित किया हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि उसको बदल देना, बदलने वाला, और जनरेट करना मतलब होता है कि किसी चीज को उत्पन्न करना। तो इसके जो शब्द है ना, इसी से आपको कुछ न कुछ इसका अंदाजा लग रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में अमेरिका के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र के इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकास करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम आपका है ओपन आईएस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन आईएस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने ओपन एआई नाम की कंपनी बनाई, और जो ओपन एआई मतलब हो गया कि ओपन एआई मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कंपनी बनाई। अब इस कंपनी ने क्या किया कि 2015 में कंपनी बनाई गई, 2018 में इन्होंने जीपीटी का एक वर्जन लाया, एक सॉफ्टवेयर लेके आए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित। जीपीटी मतलब हो गया जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जीपीटी देखो क्या था, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित था, मतलब कृत्रिम बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति मशीन में। तो ये लोग यहाँ पर लेकर के आए, और जब इसको लेकर के आए तो उसमें यह था कि जैसे उदाहरण के लिए कि अगर मान लो कि आपने उसको कोई टेक्स्ट दिया, तो उस टेक्स्ट के आधार पर वो आपके लिए कुछ न कुछ चीजें वो तैयार करके दे देती थी। धीरे धीरे इसमें जीपीटी इसको 1 के बाद फिर जब इसका अगला जब वर्जन आया तो जीपीटी 2 हो गया, जीपीटी 3 हो गया, जीपीटी 3.5 आया तो उसको कहा गया चैट जीपीटी। मतलब कि अब आप जो है, अब आप वहां पे कोई टैक्स देते हो और आप कहते हो कि आप मेरा बायोडाटा बना दो, मुझे गूगल कंपनी के लिए इंटरव्यू के जाना है, तो वो क्या करती थी, आपको बायोडाटा बना के दे देती थी। जैसे आप कहते थे कि मुझे जो है मेरे लिए कोई कविताएं लिख दो, तो आपने सिचुएशन बता दिया, वो उसके आपके लिए कविताएं तैयार कर देता था। लेकिन अभी 14 मार्च 2023 को GPT-4 का वर्जन लॉन्च हुआ, और यह काफी दुनिया में प्रचलित हो गया। ये दुनिया में जो है काफी इसने एक प्रकार से बहुत बड़ा न्यूज बना दिया गया इसको, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले समय में GPT-4 ने जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के जॉब जो है चले जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी आशंका पैदा हो गई। कारण यह है कि जैसे आप उसको कोई भी टेक्स्ट देते थे तो टेक्स्ट के माध्यम से वो आपके बायोडाटा, आपकी कविताएं लिख देता था। लेकिन अब सिचुएशन रिएक्शन, अगर आप उसको कोई सिचुएशन दे देते हो इमेज के माध्यम से, जैसे मान लो आपने कोई एक प्लैंक लगा रखा है, उसमें एक बॉल रखा हुआ है और ऊपर से आप क्या करते हो, एक और बॉल गिरा देते हो। अब आप पूछते हो कि इसमें क्या होगा, वो सिचुएशन के माध्यम से वो रिएक्ट कर देता है, बता देता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला। और मैं बताऊं कि यही नहीं, वहां पर जो लॉ एंट्रेंस को, जो अमेरिका में बार काउंसिल का की जो परीक्षाएं होती है, उस बार काउंसिल परीक्षा में भी उस मशीन को बैठाया गया, एक प्रकार से उस मशीन को बैठाया गया। और मैं बताना चाहता हूं कि उस मशीन जो है वो लॉ की परीक्षा पास कर गई, लॉ की परीक्षा उस मशीन ने पास कर लिया। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि 10 शीर्ष विद्यार्थियों में उसका स्थान था।
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर हम लोग देखें तो आज तक दुनिया में जितनी क्रांति हुई है, जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं, यह एक दुनिया की बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी GPT-4 के आने से दुनिया जो है मानव की बहुत तेजी से बदलने वाली है, क्योंकि अब आप को किसी दूसरे हो सकता है कि आप टीचरों, हम जैसे टीचरों का भी की छुट्टी हो जाए, क्योंकि GPT-4 क्या करेगा, वो आपको टीचिंग भी कर देगा, सिचुएशन के हिसाब से आपके ब्रेन को वो ऑगमेंट करने का काम भी कर सकता है। आगे अभी तो भविष्य बता सकता है कि इसमें क्या होना है, लेकिन मैं देखो एक बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य के अंदर जो एक जो फीलिंग का टच है वो मशीनें दे सकती है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मशीन, बिकॉज if you are human being, then you do any work with emotions, and I think when we repeat anything with emotion, chances of success is very high। जब हम अपने इमोशन को उसमें लगा देते हैं ना, तो किसी भी चीज में सफलता के बड़े चांस हो जाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपका GPT-4 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहां पे आपका जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया आपका ए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब परीक्षा का मान से पूछा जाए कि ये जो GPT-4 है या इसका संबंध किस कंपनी से है, तो इसका संबंध है OpenAI से। इसका संबंध है इसका GPT-4 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है OpenAI से। AI से मतलब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई आपके 2015 में। इसने GPT का जो वर्जन बनाया वो कब बनाया? तो GPT का जो पहला GPT-1 आया यह 2018 में आया। अब एक बहुत ही प्रचलित हुआ था GPT, का नाम था ChatGPT। तो ChatGPT इसका कौन सा वर्जन है? तो इसका वर्जन है 3.5। ChatGPT जो है इसका 3.5 वर्जन है। और अभी ChatGPT GPT जो 4 आया है, इस 4 का क्या विशेषता है? तो यह सिर्फ आपके टेक्स्ट के माध्यम से नहीं बल्कि इमेज के माध्यम से भी वो आपको रिस्पॉन्ड करने की क्षमता रखता है। और निश्चित रूप से यह जो GPT-4 है ये आने वाले समय में लोगों के जीवन के आयाम को बहुत तेजी से बदल देगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को विश्व बैंक के द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 36.3 करोड़ डॉलर प्राप्त होगा? देखो आप जानते हो, बार बार मैं कहता हूं जल ही जीवन है, जल के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन आपको जैसा कि मैं बताया था आपको कि 22 मार्च 2023 को जो एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस, उसमें बताया गया कि 26% दुनिया के ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, और 50% लोग ऐसे हैं जो कम से कम 1 महीने जो है जल के क्राइसिस को झेलते हैं। और भारत जैसे देशों में यह स्थिति और भी विकट होती चली जा रही है। तो दुनिया की एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ी जो है फाइनेंस के क्षेत्र की ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। मैं बताना चाहता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, तो हम लोगों ने ये बात को समझ लिया कि दुनिया को बचाने के लिए एक ही उपाय है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया को मजबूत किया जाए। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 संगठन की स्थापना की गई थी। एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और उसी के साथ में एक IDA है और भी 3 संस्थाएं सब मिल करके वर्ल्ड बैंक का एक समूह का निर्माण करती है। तो वर्ल्ड बैंक देखो क्या करती है, यह लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए यह लोगों को या देशों को जो है ऋण उपलब्ध कराती है, साथ ही साथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए और किसी भी देश के विकास के लिए यह सॉफ्ट लोन भी देती है और ग्रांट या अनुदान भी देती है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य को विश्व बैंक के द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति, मतलब जो रूरल वाटर सप्लाई है, उसमें 36.3 करोड़ डॉलर प्राप्त होगा?
तो यहाँ पर ए विकल्प है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। आप अपने विकल्प जो है यहाँ पे टाइप करो। तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के जो 20 लाख लोग हैं, जो भी कर्नाटक के 20 लाख लोगों को यह जो जल आपूर्ति की जाएगी, इस 20 लाख लोगों को इस जल आपूर्ति से फायदा होगा। 36.3 करोड़ डॉलर के माध्यम से लगभग 20 लाख लोगों को जो है से फायदा पहुंचने का अनुमान है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 5वां का हो जाएगा आंसर आपका डी सही हो जाएगा। तो 5वां का यहाँ जो आंसर आपका हो गया, ये आंसर आपका हो गया डी सही, डी सही। तो यह हो गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य को विश्व बैंक के द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 36.3 करोड़ डॉलर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी मतलब कर्नाटक। यहाँ पर हो गया कर्नाटक, कर्नाटक। मैं थोड़ा सा आपको एक बात और यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं कि जब हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप या समूह है जिसमें 5 संस्थाएं हैं और जो मुख्य संस्था है वो IBRD है और IDA है। और यह जो वर्ल्ड बैंक है, यह इसकी स्थापना 1944 में दिसंबर 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। और यह वर्ल्ड बैंक क्या करती है, यह लॉन्ग टर्म जो है लोन देती है और साथ साथ ग्रांट भी देती है। तो उसने कर्नाटक की सरकार को अभी 36.3 करोड़ डॉलर का जो है ग्रांट देने की घोषणा की है, ताकि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 20 लाख जो लोग हैं उनकी जल की आपूर्ति जो है सही तरीके से की जा सके। चलिए अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में 5 दिवसीय फौजी मेला का आयोजन किया जा रहा है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मिलिट्री फेयर इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड? भारत के किस राज्य में 5 दिवसीय फौजी मेला का आयोजन किया जा रहा है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी बिहार। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं इसके बारे में बताता हूं। देखो, फौजी मेला, मिलिट्री, भारत की यान, भारत की शान। 14 लाख एक्टिव जो है भारत के सैनिक हम बॉर्डर और अंदर में भी, बाहर भी और अंदर भी, दोनों में मुस्तैद होकर के हमारे जीवन, हमारे जान, हमारे माल की ये रक्षा करते हैं, हमारे जान और माल की रक्षा करते हैं। और हमें बड़ा ही फक्र महसूस होता है जब हम अपने सेना के जवानों को हम देखते हैं। तो देखो, सेना के जवानों को में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वहाँ पे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो बड़े ही प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो सेना में जाना नहीं चाहते। जबकि सेना का जो काम है वो बड़ा ही चैलेंजिंग है, वहाँ पर सख्ती से अधिक जो है वो दिमाग की जरूरत है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लोगों को, जो युवा हैं, उन युवाओं को आकर्षित किया जाए और उसके लिए समय समय पर आपके जो है भारत की सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है फौजी मेला। अभी 2023 का फौजी मेला आपके शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका जो है उद्घाटन किया 28 मार्च को। अब आप बता दो मुझे कि किस राज्य की बात होगी, तो जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे, यह है आपका मध्य प्रदेश। तो निम्नलिखित भारत के किस राज्य में 5 दिवसीय फौजी मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और यहाँ पे बता दूं कि मध्य प्रदेश का में कहां पे, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश, आपसे राज्य नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जगह का नाम। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका 2023 का जो फौजी मेला है उसका आयोजन किया गया। इसमें सेना के तीनों जो अंग हैं, इन तीनों अंगों के जो सैनिक है उसमें जमा होंगे साथ सम्मान के साथ, और लोग वहां पे जाएंगे। जो भी लोग जाएंगे उनको जो भारत की जो आधुनिक तकनीक हमारी सेना में है उससे विद्यार्थियों को परिचित कराया जाएगा, ताकि उनको इनकरेज किया जा सके कि वे सेना में शामिल हों। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल में ही भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भारत के केंद्रीय मंत्री तथा उपराष्ट्रपति पर उच्च न्यायालय मामले में संज्ञान नहीं ले जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है? ए इलाहाबाद, बी जबलपुर, सी बॉम्बे और डी रांची। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू और आपके भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़। तो इन दोनों लोगों के ने अभी कुछ समय से बड़ा ये मीडिया में छाया हुआ है
कि इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट का आज की जो कॉलेजियम है उस प्रणाली को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उनका यह कहना है कि 2015 में जब लोकसभा में सर्वसम्मति के साथ, राज्यसभा में भी सर्वसम्मति के साथ जब विधायिका ने कोई अपॉइंटिंग कमेटी की स्थापना की तो 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से को किया गया था। किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। नंबर 2 कि भारत के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति जो है वह न्यायालय के न्यायपालिका के माध्यम से की जाएगी। आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में यह लिखा हुआ है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इन द केस ऑफ Chief Justice of India, no advice shall be required. But in the matter of appointment of other judges, advice of the Chief Justice of India shall be required. कि जो भारत के अन्य जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन जजों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाएगी। और इसके कारण से भारत में क्या हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम जो है डेवलप हो गया। और मैं आपको इसके बारे में, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको अलग से बताऊंगा। तो यह डेवलप हो गया और इस कारण से कॉलेजियम जो है रिकमेंड करती थी और रिकमेंडेशन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जो इस पर मुहर लगाते थे। मैं आपको बता दूं कि 1993 में जब कॉलेजियम सिस्टम आ गया तो 93 के बाद जब 98 में इसको एक बार फिर से इसको रिव्यू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उसमें 5 जजों की जो कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 वरिष्ठ जज, तो कॉलेजियम होती है, वो रिकमेंड करती है और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पर ये मामला आ गया कि अगर न्यायपालिका के लोग, खुद न्यायपालिका के लोग अगर न्यायपालिका के लोगों को नियुक्ति दिलाएंगे तो इसका क्या होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर न्यायपालिका की नियुक्ति न्यायपालिका के लोग करते हो। लेकिन आपको एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कार्यपालिका जिस प्रकार से भारत में काम करती रही है, जिस प्रकार से पक्षपात के माध्यम से काम किया है, तो अगर ऐसी स्थिति में यदि कार्यपालिका के लोग इनको नियुक्ति करते हैं तो जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका के लोग दबाव में काम करेंगे और इस प्रकार से जो स्वतंत्रता की बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय की, वो स्वतंत्रता जो है वो बाधित हो जाएगी। इन सारी बातों को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इनको समय समय पर अलग अलग मंचों से उठा करके और उसको क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं। तो इस बात को लेकर के बॉम्बे जो लॉ एसोसिएशन है वह आपको हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने कहा हम इस पर मामला विचार नहीं करेंगे, क्योंकि आप अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप ये बता रहे हो कि यह जो है यह आपका यह PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें हमें कहीं पब्लिक या लोगों की बात समझ में नहीं आती। अब इसके बाद इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की है। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे इसमें होता क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लास्ट में जल्दी कर लेते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर G20 की मुख्य विज्ञान परामर्शदाता की पहली बैठक तो 28 मार्च से आरंभ हुई। मैं बताना चाहता हूं कि G20 भारत जो है वह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के 19 देश और यूरोपियन यूनियन मिलाकर के यह जो 20 संगठन है यह यहाँ पे यह शिरकत करती है। दुनिया के मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 70% जो GDP है इसमें इनका योगदान है। अमेरिका, चीन, भारत जैसे शक्तिशाली देश इसमें शामिल हैं। तो G20 की जो बैठक होनी है वह भारत में होनी है मई के महीने में। तो उसके पहले क्या है कि एक आपको विज्ञान परामर्शदाता की बैठक हुई है और यह बैठक जो 28 मार्च से आरंभ हुई और यह आरंभ हुआ है उत्तराखंड के रामनगर से। आपके उत्तराखंड के रामनगर आप लोगों ने यह तो सुन ही रखा है आपका जिम कॉर्बेट उद्यान पार्क। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है वही रामनगर में है। तो इसी रामनगर में विज्ञान परामर्शदाता की पहली बैठक जो है G20 की पहली बैठक जो है वो 28 मार्च से जो है आरंभ हुई है। तो आपका ये आज की क्लास थी और मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि फिर से आप सब लोग सभी सारे विद्यार्थी अपने नेत्र को बंद करके और ईश्वर का स्मरण कर लें। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षेमामृता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।